नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। हमने खोटा में व्यक्तित्व एवं कृतित्व की सीरीज स्टार्ट की थी। उस सीरीज में हमने भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल की जीवनी पढ़ ली थी। आगे हम श्रीनिवास पानुरी जी की जीवनी पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं श्रीनिवास पानुरी जी की जीवनी में क्या उतार एवं क्या चढ़ाव आए हैं। तो मेरे पास जो श्रीनिवास पानुरी जी की जीवनी अवेलेबल है उसको प्रदीप कुमार दीपक जी ने लिखा है। तो देखते हैं प्रदीप कुमार दीपक जी ने उनके जीवन के बारे में क्या लिखा है। झारखंडेक धरती 25 दिसंबर 1920 ईस्वी के कधियो न बिसरती, काहे कि एहे दिन खोठाक महाकवि श्रीनिवास पानुरी जी के जन्म भैल हलन। झारखंड की जो धरती है वो 25 दिसंबर 1920 को कभी नहीं भूल सकती है, क्योंकि इसी दिन जो है खोटा के महान कवि श्रीनिवास पानुरी जी का जन्म हुआ था। 25 दिसंबर क्रिसमस पड़ता है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस यानी अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन पड़ता है और 25 दिसंबर को ही जो है हमारे श्रीनिवास पानुरी जी का भी जन्म पड़ता है। तो आप इस डेट को याद रखिएगा, 25 दिसंबर 1920। धनबादे करिया कोयला के बीच पानुरी जी एगो हीरा बन बहरला आर चातल चीपल गंजाइल लोकेक राव बनबइन चेतनाक लहर उठाई जन भाषा खोठाए रचना कर मानुषिक दिले आलो बारे में सफल भेला। झारखंड की जो धनबाद की जो धरती है करिया कोयला के बीच, झारखंड धनबाद आप लोग जानते हैं कोयला के लिए फेमस है, तो उन कोयला के बीच जो है पानुरी जी का जन्म हुआ और वहीं से जो है बाहर निकले वो और लोगों की वाणी बनकर बाहर निकले, चेतना की लहर बनकर निकले। जन भाषा खोटा की जो रचना है वो मनुष्य के दिल, हर एक मनुष्य के दिल में जो है उसके प्रति दिया जलाए। कहन जाहिन जे पानुरी जी के बाबा नवादा जिला के मंझवे तुंगी बेलदारी से आयल हला। कहा जाता है कि पानुरी जी के जो बाबा मतलब दादा जो थे वो नवादा जिला बिहार, नवादा जिले से जो है वो वहाँ से बेलदारी से आए थे धनबाद। ओखिन 3 भाई हला, वो जो थे 3 भाई थे। एक भाई कतरा से बास करला, बाकी 2 भाई कल्याणपुर बरवा अड्डा बैस गेला। एक भाई जो थे वो जो है कतरास में रहे और बाकी जो 2 भाई हैं वो बोरवा अड्डा थाना पड़ता है इनका जन्म स्थल। हमारे श्रीनिवास पानुरी जी का जो जन्म स्थल है उसका थाना जो है वो बोरवा अड्डा ही पड़ता है, तो वही बोरवा अड्डा में बस गए। इनका बापे का नाम श्री सालीग्राम पानुरी, इनके पिता का जो नाम था वो श्री सालीग्राम पानुरी था। माए बाप खेती बाड़ी करा हला। इनकर बड़ भाई नाम राम खिलावन पानुरी, एकमात्र बहन सावित्री देवी हला, जिनकर बिहार मनई टाढ़े भइल हलन। इनके जो माता पिता थे वो खेती बाड़ी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे। इनके बड़े भाई का जो नाम था वो राम खिलावन पानुरी था और एक बहन थी सावित्री पानुरी, जो सावित्री देवी जो थी उनकी शादी जो थी वो मनईटाढ़ में हुआ था। 1930 ईस्वी में लोअर प्राइमरी करले बादे पानुरी जी की शिक्षा जिला स्कूल धनबाद में पूरा भलन। 1930 ईस्वी में लोअर प्राइमरी जब वो कंप्लीट कर लिए तो धनबाद में उनकी शिक्षा पूरी हुई। गरीबी के कारण मैट्रिक से आगू नहीं पढ़े पारला, गरीब थे इसलिए मैट्रिक से ज़्यादा ये पढ़ाई भी नहीं कर पाए, किंतु ताल ले इनकर भीतर साहित्यिक चेठा जाग गल है। लेकिन तब तक जो है इनके भीतर जो है साहित्य की जो प्रेरणा है वो जग चुकी थी। इनकर बिहार मूर्ति देवी संग भैलन। इनकी जो शादी थी वो मूर्ति देवी के साथ हुआ था। बापे की मृत्यु 9 सितंबर 1939 साले भइल। उनके पिता की जो मृत्यु है, उनके पिता जो सालीग्राम थे, सालीग्राम पानुरी, उनकी मृत्यु 9 सितंबर 1939 को हुई थी। 1944 साले माए की मृत्यु के बादे 1944 साले माइक मृत्यु के बाद पानुरी जी ध्यान अपन रोजी रोजगार बांटे गए। 1939 में इनके पिता मर गए और 1944 में ही इनकी माता भी मर गई। अब जो है पानुरी जी का ध्यान रोजी रोटी की तरफ गया। जाहिर सी बात है, सर से पिता का भी साया उठ गया और माँ का भी, तो ये रोजी रोटी की तरफ इनका ध्यान गया। 1946 में पानुरी जी पूर्णा बाजार धनबादे एगो पान गुमटी खोला। 1946 में जो है माँ की मृत्यु 1944 के 2 साल बाद जो है इन्होंने धनबाद जिला में ही पुराना बाजार जगह पर एक पान का गुमटी खोला। पान कथा से हाथ रंगाए लागला और उनकर कलम से कविता कहानी रूपे कागज रंगाए लागला। पान कथा से हाथ रंगाने लगा और उनकी कविता से जो है कागज रंगाने लगी, अर्थात कविता ये लिखने लगे। लोग पाने के संगे संगे उनकर कविता के आनंद उठाओ हला। लोग जो थे जब इनके पान दुकान पे आते थे तो ये पान खाने के लिए, तो पान के साथ साथ इनका कविता का भी आनंद उठाने लगे। किंतु अपन फक्कड़ स्वभाव के कारण उनकर आर्थिक दशा ठीक नहीं रहे लागले। लेकिन जो इनका स्वभाव था वो फक्कड़ स्वभाव का था, तो इनकी आर्थिक दशा बिगड़ती गई। पानुरी जी से लिखल हला जे हम चाकरी नए करके आज पछताई रहल हो। पानुरी जी लिखते हैं कि मैंने जो नौकरी नहीं की, तो नौकरी ना करके मैं आज तक पछता रहा हूँ, क्योंकि नौकरी नहीं की है, वो रह गए इसी खोटा के जो है खोटा को आगे बढ़ाने में रह गए, तो वो अपने परिवार पे सही से ध्यान नहीं दे पाए, तो वही वो पछताते थे कि हम नौकरी नहीं कर पाए। उसके बाद है
हित हमरा बेस सुझाव नहीं देला और ससुरायर बाट से कोनो मदद नहीं मिलल। हित जो है, जो उनके संबंधित है वो उनको सही सुझाव नहीं दिए, सही जो है ये सुझाव नहीं दिए, और उनके जो ससुराल साइड से भी उनको अच्छा सपोर्ट नहीं मिला। किंतु आर्थिक अभावेक मांझे इनकर लेखनी आर जगमगाए लागल है। लेकिन आर्थिक अभाव जो था उसके बीच भी इनकी लेखनी जो थी, इनकी कविता वगैरह जो थी वो और चमकने लगी। एगो बड़ परिवार, बेटा भगवान, एगो बड़ परिवार, इनका जो परिवार था वो बड़ा था। बेटा भगवान दास, राजकिशोर पानूरी, ध्रुव पानूरी, अर्जुन पानूरी, अरुण लाल पानूरी, 5 बेटे थे। भगवान दास, राजकिशोर, ध्रुव, अर्जुन और अरुण, ये 5 बेटे थे उनके श्रीनिवास पानूरी के, और 3 बेटियां थी। तो बेटी कौन कौन? निर्मला देवी, रेखा देवी और आशा देवी। शोभिन के दायित्व उठाइते परो सहित सेवाएं तनिको कमी न आयलई। सभी का जो है दायित्व ये उठाएं, उनकी दायित्व उठाने में ये कोई कमी नहीं किए। 1950 साले से खोटा गंभीर भय रचना शुरू करला। अभी तक तो ऐसे ही लिखते थे कि लोग पान के दुकान पे आते थे, पान खाते थे, उनको कविता सुना दिए, बस ऐसे ही। लेकिन 1950 के दशक से इन्होंने जो है सीरियस होकर कविता लिखना शुरू किया। 1954 साले खोटा पहिल कविता संग्रह बाल किरण प्रकाशित भलैन। इनकी पहली जो कविता संग्रह थी बाल किरण, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। श्रीनिवास पानूरी की पहली कविता संग्रह कौन थी? तो बाल किरण। तो कब प्रकाशित हुई थी? तो 1954 में। 1957 में खोटा भाषा में मातृभाषा नाम से एगो पत्रिका प्रकाशन करला, और एहे बछर आकाशवाणी रांची से खोटा पहिल कविता प्रसारण भइल। 1957 में खोटा भाषा में मातृभाषा नाम से एक पत्रिका का प्रकाशन किए, खोटा की पहली पत्रिका थी। और इसी साल जो है आकाशवाणी रांची से जो है इनकी पहली कविता का प्रसारण भी हुआ। ताल ले पानूरी जी नाम चारों बाइटे पसर चुकल हलई। तब तक जो है पानूरी जी का नाम चारों तरफ फैल चुका था। हिंदी के नामजयी साहित्यकार, बुद्धिजीवी नेता सोभिन इनकर प्रतिभा लोहा मानल हला। हिंदी के जितने भी नामचीन साहित्यकार वगैरह जो थे, जो बुद्धिजीवी कवि थे, नेता थे, वो सभी जो है इनके प्रतिभा का लोहा मानने लगे कि हाँ, एक व्यक्ति है जो अपने बल पर अपनी मातृभाषा, खोटा को कौन जानता था? कोई नहीं जानता था, पर अब सब लोग खोटा को जानते हैं। आज झारखंड की जो है द्वितीय भाषा खोटा बन बैठी है। किसके वजह से? श्रीनिवास पानूरी के ही त्याग की वजह से। तो पानूरी जी खोटा कविता पाई पढ़ कवि सम्मेलन करला, जेकर कारण इनकर परिचय हरिवंश राय बच्चन, राहुल सांकृत्यायन, पानूरी जी जो थे वो बड़े बड़े कविता सम्मेलन में भाग लेने लगे, खोटा में कहने लगे, गाने लगे, खोटा की कविता वाचन करने लगे। तो इनका जो है बड़े बड़े लेखकों से परिचय होने लगा। हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिताजी, राहुल सांकृत्यायन से तो इनका चिट्ठी लेना देना भी होता था, चिट्ठी लिखना भेजना। श्याम नारायण पांडे, बेधड़क बनारसी, रामदयाल पांडे, शिव पूजन सहाय, जानकी वल्लभ शास्त्री, भवानी प्रसाद मिश्र, राम जीवन शर्मा, राधा कृष्ण, वीर भारत तलवार जैसन संगीत साहित्यकार संग भैलई। इनका जान पहचान इतने बड़े बड़े साहित्यकारों के साथ हुआ। अब आगे है राष्ट्रवाणी दैनिक में उनकर संपादक श्याम कृष्ण बख्शी बाल किरण फरनाए के समीक्षा छापला। राष्ट्रवाणी जो दैनिक संपादन होता था जिसका, श्याम कृष्ण बख्शी जी द्वारा, उन्होंने जो है इनकी पहली कविता संग्रह बाल किरण जो थी उसको बहुत अच्छे से छापा। उसमें महापंडित राहुल सांकृत्यायन उनका चिट्ठी लिखला। राहुल सांकृत्यायन जो थे उन्होंने पानूरी जी को चिट्ठी लिखा। मातृभाषा का, अब चिट्ठी में क्या लिखा देखिए, मातृभाषा का अधिकार कोई छीन नहीं सकता, ना ही लोक कविता को आगे बढ़ने से कोई रोक सकता है। हाँ, कविता करने में आप साहित्यिक कवियों की कविता का अनुकरण नहीं करें, उसके लिए आदर्श है लोक कवि को और उनकी अछूती भाषा। ये जो है पानूरी जी को सलाह दिए कि देखिए, आप बहुत अच्छा है कि आप अपने खोटा भाषा को आगे बढ़ा रहे हैं, जन जन में फैला रहे हैं, लेकिन आप जो है इसी राह पर रहिएगा, इस राह को छोड़िएगा मत, आप लगे रहिएगा खोटा भाषा के उत्थान के लिए, लेकिन जो है आप दूसरे कवियों का जो है कभी भी कॉपी मत कीजिएगा। तो उन्होंने ऐसा लिखा, राहुल सांकृत्यायन जी ने इनको ऐसा कहा, ऐसा सजेस्ट किया। पानूरी जी मेघदूत के अनुवाद खोटाए कर गोटे साहित्य जगते हलचल मचाए देला। पानूरी जी जो थे मेघदूत जो है किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास द्वारा। तो कालिदास द्वारा जो लिखी गई है उसका अनुवाद इन्होंने खोटा में कर दिया, और जब खोटा में किया तो पूरे साहित्य जगत में हलचल मच गया। साहित्यकार राधा कृष्ण उनकर बारे में लिखला, छोटा नागपुरी भाषाओं में सर्वप्रथम खोटा भाषा में श्रीनिवास पानूरी ने मेघदूत का अनुवाद करने का श्रेय पाया है। अनुवाद पानूरी जी ने मुक्त छंद का प्रयोग किया है, और वह भी अपने में एक नई चीज है। पानूरी की तपस्या अनुकरणीय है, उनकी तपस्या के सम्मुख आदर से सिर झुक जाता है। तो
राधा कृष्ण जी ने उनके बारे में ऐसा कहा कि सही बात है, अब पूरे साहित्य का, पूरे मेघदूत का जो है उन्होंने खोठा में उसको कन्वर्ट कर दिया। तो जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी बात थी। डॉक्टर वीर भारत तलवार मेघदूत के बारे में लिखला। डॉक्टर वीर भारत तलवार अब क्या कहते हैं ये देखिए। कहना ना होगा कि श्रीनिवास पानूरी ने मेघदूत को उसकी उचित जमीन पर उतार दिया है। लोक भाषा का सहारा, जनपद की कथा जनपद वासियों तक पहुंच गई है। इस अनुवाद से खोठा भाषा भावाभिव्यक्ति की क्षमता सिद्ध होती है। पंडित हंस, अब ये जो है मेघदूत के बारे में तलवार जी का कहना था। आगे पंडित हंस कुमार तिवारी लिखते हैं, किसी कला वस्तु को आकार से दूसरे आकार में ढालना, एक भाषा से दूसरी भाषा में उतारना कठिन काम है। जाहिर सी बात है, कठिन काम है। फिर मेघदूत का बड़ा ही कठिन परंतु खोठा भाषा के कवि पानूरी जी उसके अनुवाद की स्तुत्य चेष्टा की है। भूल के गाढ़े स्वर में सादी छटा देखते ही बनती है। बड़े ही सरल किंतु उपयुक्त शब्द, निरलंकार श्रृंगार और सीधा ढंग है। सही बात है। अब तिवारी जी ने भी उनके बारे में अच्छा ही लिखा है। अब आगे देखिए, महान कवि सह लेखक रामदयाल पांडे जी। अब रामदयाल पांडे जी पानूरी जी के बारे में क्या कहते हैं कि चिट्ठी में लिखे कि खोठा नामक जनपदीय भाषा में काव्य निर्माण का काम आप बड़ी सफलता से कर रहे हैं। आज जो प्रयास प्रारंभिक मालूम पड़ रहा है वह कभी बहुत विकसित होगा और भारतीय भाषाओं के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होगा। मैं इसे वैसा ही प्रयास मानता हूँ जैसा वाल्मीकि ने संस्कृत के लिए अथवा सिद्ध कवियों ने हिंदी के लिए किया। देखिए, इन्होंने इनकी तुलना जो है वाल्मीकि से की। चलिए, ये भी बड़ी अच्छी बात है। अब आगे है, पानूरी जी के शोभिन कवि जी कह के डाका हला। पानूरी जी को सभी कवि जी कहते थे। झारखंड आंदोलन एक जन्मदाता स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो, एके राय और कवि जी में बड़ी हेल मिल रहा है। झारखंड आंदोलन के जो जन्मदाता थे स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो, एके राय और कवि जी यानी पानूरी जी, उनमें बड़ा हेल मेल था। दुइयो नेता जखन ऊ डहर से पार होतला, कवि जी के पान गुमटी में दू चार कविता बिना सुनल जाए के नामे न लेतला। जब भी वो नेता थे विनोद बिहारी महतो और एके राय, जब भी उधर से पार होते थे तो वो पानूरी जी से जो है कविता जरूर सुनते थे। कवि जी जनवादी हला, मानुष के दुख दर्द शोषण सामाजिक कुरीति गुलैन के दरदराए के कलम चलैला और हियाक मानवतावादी सांस्कृतिक जगवे और जोगवे में सौंसे जीवन समर्पित कर देला। कवि जी जो थे वो जनवादी थे। लोग का दुख दर्द शोषण समाज की कुरीति वगैरह ये सब वो समझते थे। इसी पर उन्होंने कलम चलाया, इसी के बारे में उन्होंने लिखना शुरू किया और यहाँ का मानव संस्कृति वगैरह के बारे में उसको लिखा और उसके बारे में छापा। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के युगे गीता कई सौसे घोषणा पत्र के खोठा में काव्यानुवाद करला। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र जो था उसको इन्होंने युगेक गीता मतलब इस युग की गीता कहकर संबोधित किया और जो है इसका पूरा का अनुवाद इन्होंने खोठा में कर दिया। इनकर कविता से प्रभावित भई के कवित्री और मजदूर नेत्री रमणिका गुप्ता धनबादे अपन डेरा में पैत शनिवार के काव्य गोष्ठी कर रही। इनकी कविता से जो है प्रभावित होकर ये रमणिका गुप्ता जो थी मजदूर नेत्री थी, ये अपने घर में जो है शनिवार को काव्य गोष्ठी करती थी, जहाँ कवि जी के कविता सुन शोभिन झूम उठा हला। जहाँ पे जो है कवि जी की जो है पानूरी जी की कविता सुनकर सब लोग झूम उठते थे। पानूरी जी अपन साहित्य जीवने के 40 बछरे 40 गो खोटा किताब और 40 गो हिंदी किताबें रचना करला। पानूरी जी जो है अपने पूरे जीवन काल में 40 साल के जीवन काल में जो है साहित्यिक जीवन काल में इन्होंने 40 हिंदी में और 40 खोटा की किताबों की रचना की। सोचिए, गरीब के कधियो अपन साहित्य रचेक डहरे रोड़ा बन खड़ा हवे नहीं देला। गरीबी को जो गरीब तो वो थे ही, जाहिर सी बात है, एक पान गुमटी से वो कितना ही कमा लेंगे। गरीबी को अपने जो है रास्ते का कभी पत्थर नहीं बनने दिया। अपने साहित्यिक जीवन के रास्ते में वो अपने साहित्यिक जीवन के आगे में बढ़ते रहे। हमरा आइजो याद है कविता जे ऊ प्राई भेंडरा गावे आवाज सुना हला। उनको लेखक जो है प्रदीप जी, वो उनको आज भी याद है कि वो भेंडरा गांव में उनका कविता सुने थे। हमें तखन छोट गिदर हलो नाच बंदर नाच रे मोर चाहे बाच रे। वो तब छोटे बच्चे थे, प्रदीप जी जब छोटे थे तब वो इनके मुंह से ये कविता सुने थे। उन्हीं की कविता नाच बंदर नाच रे मोर चाहे बाच रे। तखन हमें ये कविता टाके गिदराली रूपे दोहरावे हला। तो बच्चे क्या समझेंगे किसी कविताकार, जाहिर सी बात है वो बस बोल को दोहरा रहे थे। किंतु बड़ भेल बादे उनकर ई कविता टाक के भावे बुझे पारला। लेकिन जब वो बड़े हुए तब इस कविता का भाव समझे कि आखिर नाच बंदर नाच रे मोर चाहे बाच रे का अर्थ क्या है।
अब आगे है पानुरी जी की प्रमुख रचना गुला खाटे खूटे ई रकम है। पानुरी जी को जो प्रमुख रचनाएं हैं, अब 40 जो हिंदी में उन्होंने किताब लिखे हैं, 40 खोठा में किताब लिखे हैं, 40 याद करना तो पॉसिबल नहीं है, पर कुछ प्रमुख रचना है उसका इन्होंने यहाँ वर्णन किया है। बाल किरण उनकी पहली थी कविता संग्रह। तितकी काव्य संग्रह, तितकी विश्वनाथ दसौंधीराज ने शुरू किया था इन्हीं के मार्गदर्शन में। मधुक देशे रामकथामृत, मेघदूत का अनुवाद किया था इन्होंने। अप्रकाशित चाबी काटी, आँखी गीत, पारिजात, रक्ते भींजल पाखा, अजनास, मोतिक चूर, समाधान, अग्नि परीक्षा, मोहबंग, हमार गांव, भ्रमर गीत, और भ्रमर गीत के बाद उद्वासल कर्ण, युगे गीता, अपराजित काव्य युग, जो जा, मेरे गीत, छोटो जी, वामपंथी भावना, इतना जो है उन्होंने ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे देखिए, पानुरी जी रांची विश्वविद्यालय सिलेबस बोर्ड के सदस्य हला, संगे संगे जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा विभाग संपादक मंडल उनका आजीवन सदस्य रूपे शामिल कर गेल है। अब पानुरी जी जो थे वो रांची विश्वविद्यालय सिलेबस बोर्ड के सदस्य थे और इनको जो है क्षेत्रीय जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग संपादक मंडल का पूरे जीवन काल का आजीवन जो है ये सदस्य रहे, अपनी मृत्यु तक जो है ये उसका सदस्य रहे। 7 अक्टूबर 1986 के इचक्के हृदय गति रुके के कारण उनकर मृत्यु भई गई। 7 अक्टूबर 1986 को जो है हार्ट अटैक से अचानक हृदय गति रुकने से इनकी मृत्यु हो गई। हृदयाघात कहते हैं हिंदी में हार्ट अटैक को। किंतु उनका रचना आर नए सदाय अमर रहत, लेकिन उनकी रचना जो है वह सदैव अमर रहेगी। जे डहरे पानुरी जी एकाए रहल चलल हला, आज उहे डहरे हमिन सैकड़ों खोठा लेखक कवि आर साहित्यकार बैल रहल है। जिस डहर पर, जिस रास्ते पर पानुरी जी चले थे, उसी रास्ते पर जो है आज भी खोठा के कई कवि चल रहे हैं। जखन जखन खोठा साहित्य के चर्चा आता है, पानुरी जी के नाव मने जरूर पड़त। आर बेड़ाइल साहित्यकार सबके ध्रुव तारा बन आजो डहर दिखाए रहल हत। अब जब भी खोठा साहित्य की बात आएगी वहाँ पानुरी जी का नाम अवश्य ही आएगा। ध्रुव तारा की जो है तरह जो है वो खोठा के क्षेत्र में चमकेंगे और जो भूले भटके लेखक हैं उनको ये राह दिखाएंगे। आर मानववादी विचारधाराएं चले के प्रेरणा दे रहल हत और जो है मानववादी विचारधारा पर चलने की ये प्रेरणा देते हैं। देखिए, जिस प्रकार से जो है हिंदी में प्रेमचंद का जो महत्व है, उसी तरह खोठा के लिए हमारे श्रीनिवास पानुरी जी हैं। जो हिंदी के लिए प्रेमचंद हैं, वही खोठा के लिए श्रीनिवास पानुरी जी भी हैं। अब मैं आपको जो है की पॉइंट्स याद करा देती हूँ। इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो तुरंत मैं आपको रिवाइज कराती हूँ फिर से। श्रीनिवास पानुरी जी की तो इनका जन्म कब हुआ था? तो 25 दिसंबर 1920 को हुआ था जन्म। 25 दिसंबर 1920। 25 दिसंबर को आपका पड़ता है क्रिसमस, याद रखिएगा। स्थान कहाँ था? तो बाड़ा जमुआ, थाना बोरवा अड्डा का अखय बोर हमने पिछली बार पढ़ा भी था, हमारे पिछले सिलेबस में था। तो स्थान बाड़ा जमुआ, बोरवा अड्डा और धनबाद में है। ठीक, 25 दिसंबर 1920 को इनका जन्म। इनके दादा जो थे वो नवादा जिला बिहार में रहते थे। पिता शालिग्राम पानुरी, पेशा इनका खेती था शालिग्राम पानुरी का देहांत जो है 1939 में हो गया। माता जो थी वो दुखनी देवी थी, इनका देहांत जो है 1944 में हुआ था। बड़े पापा जो हैं इनके विशेषर पानुरी थे। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी हैं तो आप याद रखिएगा। बड़े पापा इनके विशेषर पानुरी थे। बड़े भाई रामखिलावन पानुरी, बहन जो थी इनकी सावित्री देवी और उसके बाद पत्नी जो थी वो मूर्ति देवी। इनके 5 पुत्र थे। तो वो 5 पुत्र कौन कौन से? भगवान दास, राजकिशोर, ध्रुव पानुरी, अर्जुन पानुरी और अरुण पानुरी। पुत्रियां 3 थी, निर्मला, रेखा और आशा। अब शिक्षा ये मैट्रिक तक ही पढ़े थे। 1946 में पुराना बाजार धनबाद में गुमटी खोले थे, सही बात है। नौकरी ना करके पछता रहे थे, सही बात है। 1950 से गंभीरता से लिखना शुरू किए। 1954 से में कविता संग्रह बाल किरण प्रकाशित हुई। पहली कविता संग्रह 1954 में बाल किरण प्रकाशित हुई। 1957 मातृभाषा नाम से एक पत्रिका प्रकाशित किए। खोठा की पहली पत्रिका थी मातृभाषा। कुछ दिन तक चली, फिर ये बंद हो गई, लेकिन ये खोठा की पहली पत्रिका थी। 1957 में मातृभाषा यही प्रकाशित किए थे। 1957 आकाशवाणी रांची से खोठा का पहला कविता प्रकाशित हुआ, इनके द्वारा प्रसारित हुआ। राष्ट्रवाणी में इनकी बाल किरण छपी, सही बात है। राहुल सांकृत्यायन से चिट्ठी से बात करते थे, ये भी सही है। मेघदूत का अनुवाद खोठा में किए, ये तो पूरे खोठा जगत में हलचल मचा दिए। 1977 में तितकी जो विश्वनाथ दसौंधीराज द्वारा संपादित होती थी, इन्हीं के मार्गदर्शन में संपादित होती थी।
कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को युगे गीता कहकर संबोधित किए और खोठा में अनुवाद किए। सही बात है। रमणिका गुप्ता इनको काव्य गोष्ठी में बुलाई थी। 40 साल में 40 खोठा किताब और 40 हिंदी किताबों का ये लिखे। रांची विश्वविद्यालय सिलेबस बोर्ड के सदस्य थे। जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा विभाग संपादक मंडल के आजीवन सदस्य रहे। सही बात है। अब इनकी रचना देखिए। रचना में जो है बाल किरण, तितकी, दिव्य ज्योति, मेघदूत का अनुवाद 1968 में, याद रखिएगा मेघदूत का अनुवाद 1968 में, राम कथामृत, माला फूल, आँखी गीत जो कि 72 कविताओं का संग्रह है 1977 में, कुसुमी समाधान, चाबी काठी 2006 में लिखे, सौबले 20, उद्भासल कर्ण 2012 में लिखे, अग्नि परीक्षा। अब जो अप्रकाशित रचनाएं हैं इनकी जो कि अभी तक प्रकाशित नहीं हो पाई थी वो है जुगेक गीता, रक्ते भिंजल पाखा, मधुक देसे, मोह भंग, हामर गांव, भ्रमर गीत, मोतिक चूर, पारिजात और अजनास। अब मृत्यु इनकी देखिए। मृत्यु जो है इनकी 7 अक्टूबर 1986 को हार्ट अटैक से हुई थी। सही बात है। 25 दिसंबर को इनके जन्म दिवस पर खोठा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये याद रखिएगा 25 दिसंबर को ही जो है खोठा दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर? तो श्रीनिवास पानूरी जी के जन्मदिन पर। अब खोठा में इनको किसने किसने क्या क्या उपाधियां दी थी वो देखिए। खोठा के भीष्म पितामह कहकर इनको विश्वनाथ दसौंधी राज बोले थे। खोठा के भीष्म पितामह। खोठा का अक्षय बोर किसने कहा था? तो एके झा जी ने कहा था। खोठा का ध्रुव तारा किसने कहा था? तो प्रदीप कुमार दीपक, अभी जिनके बारे में हमने पढ़ा, जिन्होंने लिखा था इनके बारे में, प्रदीप कुमार दीपक जी, तो उन्होंने इनको खोठा का ध्रुव तारा कहा। खोठा का वाल्मीकि पंडित रामदयाल पांडे ने कहा। खोठा का टैगोर श्याम सुंदर महतो श्याम ने कहा। खोठा का नागार्जुन विकल शास्त्री जी ने कहा। बरवा अड्डा अखई बोर शांति भारत जी ने कहा। खोठा के अनंत पुरुष महेंद्र प्रसाद दांगी ने कहा। तो इतना आपको याद रखना है। अब इसके PDF जो है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगी। आप इसको याद रखिएगा। जो लास्ट में मैंने की पॉइंट्स बताए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। पहले जो मैंने आपको बताया वो स्टोरी टाइप बताया, स्टोरी टेलिंग टाइप, ताकि वो आपके दिमाग में बैठे। कभी कोई एग्ज़ाम में ऐसा वक्त आ जाए तो आपको ये स्टोरी के थ्रू याद आ जाए, लेकिन बाद में जो मैंने आपको की पॉइंट्स कराए उसको आप याद कर लीजिएगा। ये आपके लिए अच्छा होगा एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई जीवनी के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।